जुनको फुरुता के केस के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। ये इतने साल बाद मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 18 जनवरी को उसका बर्थडे था। एसआर पे आप जिसको जानते होंगे, वो जो हॉरर और जो मिस्ट्री और मर्डर केसेस के ऊपर वीडियोस बहुत पॉपुलर जाती हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। उसने तक ये कहा कि मैं जुनको फुरुता के ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें वायलेंस था। मतलब इसको एक स्टोरी के रूप में समझिए कि एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को कहानी सुना रही है, लेकिन एक कहानी में इतना फ़र्क है कि कहानी सच्ची है और ऐसा हुआ था। जुनको फुरुता एक 16 साल की जापानी लड़की थी। उसका जन्म साइतामा मिसाटो में हुआ था। वो अपने मम्मी पापा, एक बड़ा भाई और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। उसने याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई की और ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे बचाने के लिए स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। तो एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली, इंडिया में भी उतना नहीं है, लेकिन कोरिया और जापान, चाइना में पार्ट टाइम जॉब वहाँ हर बच्चा करता है क्योंकि उन्हें अपना खर्चा उठाना होता है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं और जैसे उनका स्कूल ख़त्म होता है ना, वो अलग रहना भी शुरू कर देते हैं। तो जो जुनको फुरुता थी वो बड़े होकर सिंगर बनना चाहती थी और उसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज, एक्टिव बच्ची, हर किसी में पार्टिसिपेट करने वाली और काफ़ी खूबसूरत थी वो। 22 नवंबर 1989 को अपने किडनैपर के हाथों से मरने से 44 दिनों के बलात्कार और टॉर्चर का उसको सामना करना पड़ा। हिरोशी मियानो स्कूल का बदमाश लड़का था। कोई इससे पंगा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके जो संबंध थे याकुज़ा से थे। तो बहुत सारे जो लोग जापानीज़ ड्रामा देखते हैं उन्हें पता होगा कि याकुज़ा क्या होता है। याकुज़ा एक तरीके से जापानी गैंग समझ लो, जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड हुआ करता था ना, भाई लोग की गैंग, अलग अलग गैंग होती थी, वैसे जापान में याकुज़ा जो है गैंग है जो ड्रग्स का, मारपीट का, रेप का, मर्डर का, ये सब काम करती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो याकुज़ा गैंग है वो अभी भी जापान में सक्रिय है। गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ एक्शन लेने से डरती है। तो उसने स्कूल में फुरुता को एक बार प्रपोज किया, लेकिन फुरुता ने उसको मना कर दिया। ऐसा नहीं कि डांट टपट के या कुछ सुना के, उसने काइंडली अपने प्यार से उसे समझाया कि नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसने उसको मना कर दिया। 25 नवंबर 1988 रात को 8:30 बजे जिनको स्कूल के बाद पार्ट टाइम ख़त्म करके घर लौट रही थी, तभी एक लड़का उसे साइकिल से गिरा देता है और हिरोशी, जिसने उसको प्रपोज किया था और फुरुतो ने उसको मना कर दिया था, वो उसकी मदद करने के लिए आता है, उसकी साइकिल उठाता है। हिरोशी उसकी मदद करने का नाटक करके उसे वेयर हाउस में ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। उसे दिखाता है कि मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी है और तुमने नहीं करने दिया तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे जितने लोग हैं उनको मार दूंगा। उसके बाद वो 2 बार उसका रेप करता है। पहली बार तो उसको एक वेयर हाउस में ले जाता है नज़दीक के, उसके बाद वहाँ रेप करता है, उसके बाद उसे होटल ले जाता है, वहाँ उसका रेप करता है। इसके बाद अपने दोस्तों को फ़ोन में बहुत बताता है कि अरे मैंने तो ये किया, अपनी बड़ाई चढ़ाई करके बताता है। तो उसके लड़के जो उसके दोस्त होते हैं उसको बोलते हैं कि तू वहीं रुक, उस लड़की को भी जाने मत देना, हम आ रहे हैं। एक पार्क में मिलने का उन्होंने प्लान बनाया, तो उन्हें बोला कि हम भी उसके साथ रेप करेंगे तो उसे जाने मत देना। इसके बाद ये लोग एक पार्क में मिलते हैं और उनका प्लान बनता है। वो बोलते हैं कि इसको उन्हीं में से एक लड़का था, उसके घर ले जाते हैं उसे। उसमें 4 लड़के थे, चारों दोस्त एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो उन लड़कों ने क्या किया, उसका किडनैप कर लिया। लड़के जुनको फुरुता को एक के घर ले गए, उनमें से एक किडनैपर था, उसके घर लेके गए। किडनैपर ने जुनको फुरुता को उसके मम्मी पापा को फ़ोन करके बताने के लिए मजबूर किया कि वो भाग गई है और अपने दोस्त के साथ ही रहेगी। नोबुहारू मिनाटो के माता पिता, जिनके घर में जुनको फुरुता को रखा गया था, उसका नाम है, कई मौके पे अपने बेटे से मिलने आया करते थे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि जो लड़की है वो उसकी एक में से किसी की गर्लफ्रेंड उसको बना दिया, लेकिन सच कितनी देर तक छुप सकता है। उसके माता पिता को पता चल गया कि जो लड़की है इसको किडनैप कर रखा है, ये लोग इसका मिलकर टॉर्चर रेप कर रहे हैं। हैरानी की बात तो है इसके मम्मी पापा ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना पुलिस को बताने की सोची, क्योंकि याकुज़ा से उसके संबंध थे। उसे लगा कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो ये लोग उन लोगों को मार देंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकती है। जो लोगों को रेप, मर्डर ये सुन नहीं सकते हैं, टॉर्चर नहीं सुन सकते, प्लीज़ यहीं पे उस वीडियो को स्टॉप कर दें। उस समय जब उसे किडनैप किया गया था वो ठंड का टाइम था, ठीक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठंड का टाइम था, जापान में अधिकतर ठंडा ही रहता है। उसको पूरा दिन, पूरे टाइम उसको नंगा करके रखा जाता था, बदन पे एक कपड़े से पहनने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद हर दिन उसके साथ रेप किया जाता था। 100 से ज़्यादा आदमियों ने उसके साथ 500 बार से ज़्यादा बलात्कार किया, यानी कि एक दिन में
12 लोग उसका बलात्कार करते ही करते थे। गोल्फ स्टिक जो होती है उससे उसको मारा जाता था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे उसको मारा जाता था, उसके चेहरे पे उसे मारा जाता था। रेपिस्ट उसे नंगा करके उससे बोलते थे कि उनके सामने वो मास्टरबेट करे, और उसकी एनस में ज़बरदस्ती बॉटलें डाली जाती थी, सिगरेट डाली जाती थी, लोहे की रॉड डाली जाती थी, कैंची, मरे हुए चूहे, कॉकरोच उसे खाने को बोला जाता था। जब उसका लाश मिली थी, लाश की जो पोस्टमार्टम होती रिपोर्ट, उसमें पता चला कि उसकी जो एनस है उसमें से बॉटल्स मिली हैं, बॉटल अंदर तक डाल के रखी थी। इतना घटिया टॉर्चर किया गया, इसलिए इसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे मोस्ट डिवास्टेटिंग मतलब खतरनाक केस माना जाता है अब तक का। उसके जो निप्पल थे उनको काटा गया था और घंटों तक उसको फ्रिज में रखा जाता था, यानी कि वैसे ही ठंड का टाइम चल रहा है, ऊपर से उसको फ्रिज में रखा जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब हमलावर शराब पी रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की, बची नहीं, उसने एक बार भागने की कोशिश की थी। तो एक बार जब हमलावर शराब पी के आराम कर रहे थे तो उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई थी, और पकड़ने के बाद उसके पैर जला दिए। पैर में बहुत तरीके से उसकी चोटें लग गई, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी, और उसे फ्रिज में डाल दिया, कपड़े नहीं पहनने दिए, और इतनी ठंड में उसको बालकनी पे सुलाया जाता था। अंदर के जो अंग थे ना, मतलब वेजाइना के अंदर के बहुत हद तक उसके अंग तक जला दिए थे उन लोगों ने, क्या क्या डाल के उसके जो वेजाइना पार्ट्स थे वो इतना घटिया डैमेज किया, उनको जलाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसका किडनी पे कंट्रोल खो गया, वो बाथरूम नहीं जा पा रही थी और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी वो सब करने में भी। जहाँ पे उसे किडनैप करके रखा गया था वो सेकंड मंजिल था, सेकंड फ्लोर पे उसको किडनैप किया गया था, और उसे बाथरूम जाने के लिए घंटा लग जाता था, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी, अपने आप को खींच के एक लाश की तरह खींचते हुए ले जाती थी। उसका जो दिमाग था ना, उसकी वजह से कम हो गया, उसके कान के पर्दे फट गए, और उसको अपना ही जो यूरिन था वो पीने के लिए मजबूर किया गया। उसने किडनैपर से बोला कि प्लीज़ मुझे मार दो, उसके बावजूद उन्होंने उनसे तड़पाए रखना जारी रखा। 4 जनवरी 1989 को उन लड़कों ने उसे खेलने की चुनौती दी, उनसे बोला कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो तुम्हें जाने दिया जाएगा। अब वो बंदी इतने टॉर्चर के बावजूद, उसका इतना दिमाग था कि वो जीत गई उस गेम में उन घटिया लोगों से। इसके बाद उनकी जो ईगो थी ना, मेल ईगो, वो इतनी हर्ट हुई। उसके बाद तो उन्होंने उसे इतना पीटा कि जो लड़की थी उसकी अगले दिन ही मौत हो गई, और उसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसी दिन किया गया। जलती हुई मोमबत्ती उसकी पलकों पे रखी, कॉकरोचेस दिए गए, दिमाग उसका डैमेज हो गया, और 2 घंटे लगातार हुआ, जिसकी वजह से उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है कि उसे खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे थे, उसे ज़िंदा भी रखना चाहते थे, लेकिन उसे मरने भी नहीं देना चाहते थे, ऐसा टॉर्चर करना चाहते थे उसको। हत्यारों ने लाश को कंक्रीट से भरे ड्रम में डाल दिया, उनको एक कंक्रीट का ड्रम दिखा, पहले उसे ड्रम में डाला, फिर उसमें सीमेंट भर दिया, जमा दिया मतलब पूरी तरीके से उसको, और उसको टोक्यो शहर में क्या हुआ, कोटो टोक्यो में वहाँ जाके उसको फेंक आया। जापान की अदालत है, वो अदालत भी उनके नाम छुपा रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो नाबालिग है। तो एक पत्रकार जो था उसने हिम्मत दिखाते हुए उन लोगों के नाम दिखा दिए, और उनकी जो फ़ोटो है अपने अखबार में दे दी। जिन लोगों ने ये सब काम किए, हिरोशी मियानो 18 साल का था, नोबुरा 18 का था, शिंजी मिनाटो 16 का था, और याशुसी वातानाबे 17 साल, यानी 16, 17 और 18 साल की इनकी उम्र थी। उन पे मुकदमा चला, हालांकि सभी नाबालिग थे। इन लोगों को 7-8 साल की सज़ा दी, लेकिन बाद में इनकी सज़ा कम हो गई, और ये अभी बात की जाए तो खुले घूम रहे हैं। और ये पकड़े कैसे गए, तो ये इस तरीके से पकड़े गए कि जब पुलिस इनके घर पहुंची तो इन लोगों को, पुलिस को क्या हुआ, इनके घर में अंडरवेयर्स दिखे, ठीक है, और उससे पहले इन लोगों ने क्राइम कमिट किया था। तो पुलिस उस चीज़ की पूछताछ के लिए आ रही थी, क्योंकि एक मम्मी और उसके बच्चे की जो है वो मिसिंग रिपोर्ट थी, उसके लिए पूछताछ के लिए भी लोग आए। तो अब क्या हुआ कि इन 2 लोग लड़के थे, उन लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। तो अब उन लोगों को, उसको लगा कि उसने बता दिया, उसको लगा उसने बता दिया,
तो इस तरीके से उनकी पूर्वजों ने बताया कि हमने लाश को यहाँ छुपाया। तो पुलिस हैरान रह गई, अबे ये तो हमने पूछा ही नहीं था। तो जब पुलिस गई कोटो जापान, जहाँ कोटो टोक्यो, जहाँ पे उसकी लाश उन लोगों ने ड्रम में कंक्रीट से सीमेंट से उसको पूरा जमा रखा था, वहाँ पे जब देखा तो उन्हें पता चला ओ, तो ये लोगों ने अपना वो जुर्म कबूल कर लिया जिसके बारे में से पूछा ही नहीं गया था। 2004 में इस पूरे टॉर्चर के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था कंक्रीट, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो हत्या के आरोप में जो लड़के थे, इन लोगों ने क्या किया था, उसके शरीर को कंबल से लपेटा था और एक पॉलीथिन में जो है उस बैग में फेंक दिया, और उसके बाद एक 210 लीटर का एक ड्रम था, उसे सीमेंट से भर दिया और रात के लगभग 8 बजे उन लोगों ने इसको लोड करके कोटो टोक्यो में ये लोग क्या करें, उसको फेंक आए। अपनी कैद के दौरान जुंको ने ये भी बताया था उन लोगों को, उन लड़कों को बताया कि उसे ड्रैगन फ्लाई टोनबो का लास्ट एपिसोड नहीं देखने का उसको हमेशा पछतावा रहेगा। वो एक वीडियो टेप उसके जिसमें उसको लाश थी उसी में डाल दिया, और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसको उस पर दया थी, ऐसा कुछ हमदर्दी टाइप की थी। वो ये चाहता था कि वो वापस भूत की तरह वापस ना आए। अबे यार, तुम्हें उसके भूत की इतनी परवाह है, तुम्हें उसकी बॉडी की, तुम्हें उसकी आत्मा की, उसकी इतनी परवाह होती ना तो ये शायद केस ही नहीं होता। लोगों में इतना गिल्ट, इतना गुस्सा था, उसके बावजूद, इस केस के बावजूद इतना कुछ खास जापान में बदला नहीं।